नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाथ को लेकर धार्मिक टिप्पणी करने वाले साधु के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मामला। यात्रा के 23वें दिन ही केदारनाथ दर्शनार्थियों की संख्या 3.5 लाख के पार, चरम पर है भक्तों का उल्लास। मुनि की रेती में 24 से 28 मई तक G20 समिट का आयोजन, डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर की बैठक। धामी कैबिनेट में कुल 16 विषय आए हैं, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको शिक्षा विभाग के बारे में बता दें कि बीआरसी और सीआरसी के पदों को मंजूरी मिल गई है और आउटसोर्स के माध्यम से बीआरसी और सीआरसी के पद भरे जाएंगे। वहीं इको टूरिज्म को लेकर नई पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है। राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं। इको टूरिज्म से होने वाली कुल आय का 10% ट्रेजरी में जमा होगा और अन्य सभी विकास कार्यों में खर्च होगा। वहीं चाइल्ड केयर लीव में बड़ा संशोधन हुआ है। महिलाओं के साथ पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। ये बड़ा फैसला धामी सरकार की कैबिनेट में लिया गया है। उत्तराखंड के बोर्ड परीक्षार्थियों को अब बैक पेपर देने का मौका मिलेगा। वहीं 2 विषयों में फेल होने पर छात्रों को मौका दिया जाएगा। आपको बता दें, इसके अलावा धामी कैबिनेट में लावारिस गौवंश के लिए गौशालाओं में ले जाने पर पशु आहार का खर्चा प्रतिदिन 30 रुपए की जगह 80 रुपए किया गया है। वहीं आपको बता दें, पैराग्लाइडिंग के तहत हादसा होने के लिए नई नियमावली बनाई गई है। हादसा न हो इसके लिए नियमावली में ट्रेंड लोगों को ही लाइसेंस दिए जाने के नियम बनाए गए हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन समिति के चुनाव 3 साल में होंगे। पहली प्रबंधन समिति का चुनाव 5 साल में किए जाने के सुझाव थे। वहीं उत्तराखंड में अग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। फायर ब्रिगेड को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। मैदान के साथ साथ पहाड़ के शहरों में भी फायर ब्रिगेड की टीम तैनात होगी। जिले के नरेंद्र नगर में G20 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार नरेंद्र नगर स्थित वेस्टिन होटल पहुंचे। इसी होटल में G20 सम्मेलन का आयोजन होगा। तैयारियों की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने बारीकी से होटल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीडीओ मनीष कुमार, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। होटल के हॉल में ही जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने नरेंद्र नगर रानी पोखरी बाईपास रोड G20 के लिए चयनित गाँव ओणी मुनि की रेती स्थित जानकी सेतु पुल के निर्माण कार्यों और सभी तरह की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी ने G20 की बैठक में हिस्सा लेने वाले विभिन्न देशों के मेहमानों के लिए गंगा आरती की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इसी महीने होने वाली G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले मेहमानों का यहां 24 मई को आगमन होगा और 25 और 26-27 मई को होटल वेस्टिन में 3 दिन तक ये सम्मेलन चलेगा। G20 सम्मेलन में शिरकत करने वाले विदेशी मेहमानों की विजिट के लिए चयनित ओणी गाँव की बदली तस्वीर को देखकर ग्रामीणों के चेहरों पर रौनक और उत्साह झलक रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे देश विदेश से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। देखिए, आपको पता है G20 जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अगर हम देखें विश्व स्तर पर तो जीडीपी में मोर देन 75% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी का है। तो विश्व के जो 19 सबसे जो प्रबल राष्ट्र हैं, जिसमें हमारा भारत भी है, उनकी यहाँ पर बैठक होनी है और उनका एक लेग की बैठक जो है वो यहाँ पर होगी, जो वर्किंग ग्रुप की बैठक है, जिसका मुख्य थीम है एंटी करप्शन, तो भ्रष्टाचार निवारण। उस पर यहाँ पर बैठक होनी है, जिसमें सभी जो राष्ट्र हैं वो मिलकर के एजेंडा तय करेंगे और उसमें जो भी एजेंडा होगा वो समिट लेवल पे उसको फाइनल जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। तो बैठक उसके संबंध में है। फिलहाल राज्य सरकार इसमें जो हमारी संस्कृति है, हमारी कला है, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ हैं, हमारी ग्रामीण जीवन शैली है, उन सभी को हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। और 28 तारीख को जो है डेलीगेट्स जो अपनी हेक्टिक का जो उनका पार्लेज है, जो मीटिंग है, बैठक के उपरांत यहाँ पर आएंगे। ओणी गांव का माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। इसमें हम लोग पूरे अपने उत्तराखंड की संस्कृति से उनको रूबरू कराएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ जो देसी लोकल प्रोडक्ट है उसके बारे में उनको जागरूक करेंगे। पर्यटन के लिए यहाँ पे हमारा जो हमारा वन है उसके बारे और पर्यटन से वो कैसे जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी चर्चा होगी। उसके लिए भी एक एग्जीबिशन लगाया गया है। आंगनवाड़ी सेंटर जो है उसको दिखाना है। हमारी कृषि है, कृषि की झांकी दिखाई जानी है। स्कूल में पठन पाठन के कार्य के साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक दिखाया जाना है। हमें पंचायती राज के जो विभाग है उसमें पंचायत से जो हम लोगों ने पंचायत भवन है, पंचायत ग्राम सभा की बैठक कैसे होती है वो हमें उनको दिखाएंगे। इससे लोकतंत्र कैसे हमारा सुदृढ़ है उसको दिखाया जाना है। तो एक व्यापक पैकेज है जो कि हम लोग उनको 3 घंटे के अंदर यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न करेंगे। और ये कुल कार्यक्रम जो है 28 तारीख को माननीय जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में इसको सफलतापूर्वक हम लोग करने का लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड में G20 के सम्मेलन के लिए आए हैं जो लोग
यहाँ पे G20 के सम्मेलन के लिए आएंगे विदेशों से, उनके लिए ये सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और हम जगह जगह इस पेंटिंग को नीचे से ये टीरी तक पेंटिंग चलेगी, दर्शाया जा रहा है। जो यहाँ का कल्चर है वो भी दिखाया जा रहा है इस पेंटिंग में। अब खबर गंगोत्री धाम से है, जहां गंगोत्री धाम में व्हील चेयर की संख्या बहुत अधिक हो चुकी है, जिसके कारण बाजार में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। पैदल यात्रियों को चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार यात्रियों को चोटें भी लग चुकी हैं। वहीं व्यापार मंडल ने कहा है कि व्हील चेयर केवल वीआईपी पार्किंग तक ही भेजी जाए, ताकि बाजार में यात्रियों को चलने में परेशानी न हो। केवल दिव्यांग व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को ही व्हील चेयर से भेजा जाए। हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा नगीना कॉलोनी लाल कुआं से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी करने के बाद हरकत में आए जिला पुलिस प्रशासन और उप जिलाधिकारी हल्द्वानी मनीष कुमार और एसपी सिटी हरबंस सिंह के नेतृत्व में नगीना कॉलोनी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह 9 बजे से ही प्रशासन द्वारा लगातार ब्रीफिंग की कार्रवाई के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह 10:30 बजे गुरुवार को शुरू हो गई। नगीना कॉलोनी के लोगों और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शुरुआत में भारी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन ने लगभग 300 से अधिक घरों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत में आम आदमी पार्टी, परिवर्तनकामी छात्र संगठन, महिला एकता केंद्र सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारी विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया। ये माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के निर्देश के क्रम में ये नगीना कॉलोनी लाल कुआं का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें जिला पुलिस, आरपीएफ और हमारी जीआरपी है और इसके रेलवे प्रशासन के अधिकारी भी हैं, उपस्थित हैं यहाँ पर। सबकी मौजूदगी में ये जो अतिक्रमण है इसको हटाया जा रहा है और ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में आज सुबह से अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारे नैनीताल पुलिस के 3 गजेटेड अफसर, राजपत्रित अधिकारी, जिले के 7 एसओ इंस्पेक्टर और 1 कंपनी पीएसी, इसके अलावा महिला पुलिस, महिला सब इंस्पेक्टर इस अभियान में लगाए गए हैं। कुछ लोगों को, जो लोग विरोध कर रहे थे, उन लोगों को यहाँ पर हटाया गया है मौके से। और सर ये पूरी कब तक कार्रवाई संभावना कितनी कब तक हो जाएगी? इसमें जो रेलवे प्रशासन है उसने 4 जेसीबी दी हैं और वो लगातार कार्य कर रही हैं। इसका समय तो निर्धारित नहीं बताया जा सकता कितना समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शाम तक अच्छी कार्रवाई होगी। किसी अराजक स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि धार्मिक स्थल भी है, तो उसको लेकर पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से तैयार है और सबको सबके कार्य और दायित्व बांटे गए हैं और सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जिसको बहुत पहले से रेलवे ने इनको नोटिस दिए हुए थे कि आप नियत समय के अंदर खाली कर लें, और जिस ज़मीन से अतिक्रमण हटाया जाना है उस पर रेलवे को अपना एक्सपेंशन के लिए कई नई ट्रेनें अनाउंस हुई हैं। इसके लिए उनको एक्सपेंशन के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। उसी क्रम में आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण तो बहुत है, लेकिन चूंकि चरण वाइज होगा और प्रथम चरण में जो अतिक्रमण अभी हटाया जा रहा है उसमें लगभग 84 झोपड़ियाँ के आसपास हैं। 400 मीटर का ये पैच है और इसमें से लगभग 84 झोपड़ियाँ जिनको हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अब खबर नैनीताल जिले के कालाढूंगी से है, जहां प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कालाढूंगी तहसील में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश महासचिव महेश शर्मा के नेतृत्व में ग्राम वासियों ने एसडीएम कालाढूंगी रेखा कोहली के माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल को ज्ञापन भेजकर निष्पक्ष मामले की जांच करने की मांग की। वहीं कांग्रेसियों का आरोप है कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष तारा नेगी को पंचायत में किसी ग्रामीण ने समझौते के लिए बुलाया। वहीं 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस द्वारा तारा ने और प्रताप सिंह सहित अन्य कई लोगों पर कई धाराओं में कालाढूंगी थाने में मुकदमा दर्ज करा लिया गया। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द ही मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो उग्र आंदोलन होगा। तहसील कालाढूंगी में जिला कांग्रेस कमेटी नैनीताल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि पूर्व महासचिव एवं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ बैलपड़ाव चौकी में मुकदमा दर्ज किया गया है और जिसके अगेंस्ट इन लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है इसके विरोध में। तो जो माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है और मेरे द्वारा इसको जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाए। जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव और जिला पंचायत उपाध्यक्ष पूर्व मेरे माननीय तारा सिंह नेगी जी छात्र संघ में और विकासखंड क्षेत्र समिति में कई पदों पर रहे हैं। 2 दिन पूर्व उनको किसी मसले पे किसी ग्रामीण जन द्वारा बुलाया गया और बात जो भी थी वो मध्यस्थता करने के लिए गए थे और होता है पंचायतों में विवाद भी हो जाते हैं, लेकिन कोई बात इतनी बड़ी नहीं बनी थी। थोड़ी कहासुनी 2 पक्षों के बीच हुई थी और तारा सिंह नेगी उसको मध्यस्थता करा रहे थे। तो आज पता चला कि उनके कई धाराओं पर उनके मुकदमे डाल दिए गए हैं, जिसके कांग्रेस जन में आप देखो कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ मातृ शक्ति और नौजवान साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कांग्रेस जन में बड़ा इस बात का आक्रोश है कि एक जनप्रतिनिधि को जो एक समझौता करने गया था उसके ऊपर धाराएं लगाई दी गई हैं, तो इसलिए कांग्रेस जनों में बड़ा इस बात का आक्रोश है और इसको लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है परगना अधिकारी महोदया के माध्यम से
और हमें उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय इसका संज्ञान लेंगे और उसमें निष्पक्ष जांच करा करके उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उनको हटाएंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है उन पर, जिला प्रशासन पे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी कांग्रेस जन जो सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे और इसकी बात को हम पूरे आंदोलन के माध्यम से। अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत के चौकी गांव में दलित युवती की हत्या से पूरे चंपावत इलाके में सनसनी फैल गई है। युवती का शव गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल के नजदीक सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या गला घोटकर किया जाना प्रकाश में आ रहा है। युवती के परिजनों ने एक मंदिर के पुजारी पर हत्या करने का शक जताया है। घटना को लेकर क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह सैर पर निकले लोगों को चौकी फुगर गांव के कुछ आगे खेल मैदान के पास एक युवती का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। घटना की जानकारी होते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और सूचना चंपावत कोतवाली को दी गई, जहां कोतवाल योगेश उपाध्याय अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। दरअसल युवती दोपहर से घर नहीं लौटी थी और अपनी पुत्री के बारे में जानकारी होने पर उसके पिता सुरेश राम अन्य परिजन वहां आनंद फानन में पहुंचे और परिजनों ने मृतका की पहचान अपनी पुत्री बबीता के रूप में की। उन्होंने अपनी बेटी की हत्या क्षेत्र के एक मंदिर के पुजारी के द्वारा किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं मृतका के गले में कुछ निशान मिले हैं, जिससे लग रहा है कि रस्सी या अन्य किसी चीज से गला घोंट दिया गया है। दरअसल परिजनों ने बताया कि बबीता का मंदिर के पुजारी से पहले से ही मेल मिलाप था और उसके घर पर आना जाना था। जब पुजारी का विवाह हो गया तो वो युवती से दूर होने लगा, जबकि युवती पुजारी से लगातार संपर्क में रहती थी, जिसको लेकर पुजारी ने युवती के परिजनों के समक्ष विरोध भी जताया था। पुलिस फिलहाल पुजारी से पूछताछ कर रही है। तो हमें ये खबर मिली थी कि चौकी गांव के पास में एक युवती का शव बरामद हुआ है। ये चंपावत से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की रेंज के अंदर है। तो उसमें तत्काल पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुंची है। मौके पे पहुंची हमने बॉडी को कब्जे में लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास की जगह को फॉरेंसिक जांच भी उसमें हमने अपने हिसाब से करवाई है। इसके अलावा उसमें जो आसपास के लोग हैं उसके घर वालों से हमने जानकारी पूछताछ भी जुटाई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो कॉज ऑफ डेथ आएगा तथा जो जानकारी जुटाएं उसके अनुसार जो FIR होगी उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों की मंत्री रेखा आर्य अपने उत्तरकाशी जिला भ्रमण के दौरान गंगोत्री धाम पहुंची, जहां मंत्री रेखा आर्य ने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान गंगोत्री धाम में आए श्रद्धालुओं के साथ बातचीत भी की और उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने श्रद्धालुओं से 4 धाम यात्रा को लेकर फीडबैक भी लिया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आज मां गंगा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पतित पावनी मां गंगा सभी की जीवन दायिनी है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी श्री गंगोत्री धाम की पवित्र भूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मां गंगा के दिव्य दर्शन हुए। देखिए, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे बड़े सौभाग्य से अवसर प्राप्त हुआ कि आज मुझे मां गंगा के धाम में आने का अवसर प्राप्त हुआ और मां गंगा की पूजा अर्चना करने का मौका मिला, सूर्य को जलाभिषेक करने का मौका मिला और साथ ही यहाँ आए सभी श्रद्धालुओं से काफ़ी हद तक बातचीत हुई और यहाँ के मंदिर कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष से लेकर सचिव से लेकर सबसे वार्ता हुई और पंडितों से भी वार्ता हुई। तो यहाँ पर एक अपने आप में सुखद वातावरण है। यहाँ दर्शन के लिए लोग कितने दूर दूर अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि गंगोत्री धाम में जो व्यवस्थाएं हैं 4 धाम यात्रा के निमित्त, इस व्यवस्था में गंगोत्री धाम में विशेष रूप से मैं कहूँगी कि अत्यधिक सुविधाएं और मैं कह सकती हूँ कि पूरे अनुशासन के साथ में सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं यहाँ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। माँ गंगा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण भी करेंगी और मैं भी आज जो है एक मनोकामना के साथ में आज माँ गंगा के दरबार आई हूँ कि हे प्रभु, हे माँ, हमारे इस प्रदेश पर सदैव अपनी कृपा बरसाए रखना। आप न जाने कितने लोगों की भूमि को सिंचित करते हुए उनके जीविकोपार्जन का बड़ा माध्यम है और साथ साथ में सब की मने की गंदगी को साफ करने का भी काम आप करती है। हे माँ, अपनी कृपा सदैव इस देवभूमि को बनाए रखना और अपनी इस देवभूमि में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे, यही मनोकामना मैंने आज माँ गंगा के समक्ष की है और मुझे पूरा भरोसा है माँ गंगा जैसे आशीर्वाद देती आई है ऐसे ही आशीर्वाद आगे भी बरकरार रखें। मसूरी में नगर पालिका द्वारा 200 साल पूरे होने का हवाला देकर कराए जाने वाले कार्यक्रम पर मशहूर लेखक और इतिहासकार गणेश सैली ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी के 200 साल पूरे होने को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि 1827 में मसूरी को बसाने का काम कैप्टन यंग द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन नगर पालिका द्वारा 1823 का हवाला देकर 2023 में 200 साल पूरे होने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर कई इतिहासकार और मसूरी से जुड़े
लोगों ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के जनप्रतिनिधि राजनीति से प्रेरित होकर इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मसूरी इतिहासकार और लेखक गणेश सैली ने नगर पालिका परिषद द्वारा मसूरी के इतिहास को लेकर की जा रही छेड़छाड़ को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर नगर पालिका की जनप्रतिनिधि सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए बिना सोचे समझे मसूरी के इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगले साल इलेक्शन है, इलेक्शन का ईयर है, हाँ, थोड़ा पॉपुलैरिटी, थोड़ा एक्सपोजर। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था, हाँ, अगर 200 साल पूरे हो रहे थे, हाँ, तो मेरे समय में 1823 में तो यहाँ कुली भी नहीं आए थे। हाँ, यहाँ खाली कैप्टन यांग श्योर अपने शिकार खेलने आते थे और वापस चले जाते थे। उसके बाद कैप्टन यांग ने चिट्ठियाँ लिखी ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को कि भैया यहाँ से केप ऑफ गुड होप से वापस जाना, हाँ, बहुत महंगा पड़ता था, जो बीमार हो जाते थे यहाँ, और उनको सस्ता पड़ता कि यहाँ की ठंड, यहाँ की हवा जो है अच्छा था, यहाँ मलेरिया नहीं था मसूरी में। किसी भी हिल स्टेशन, सारे हिल स्टेशंस रफली इसी पीरियड में बने। और 1827 जो है वो डेट जो है वो है मार्च की, जब ये पहला कन्वेंशन डेपो ऊपर बना और उसमें 100 ट्रूप्स आए, हाँ, जो बीमार थे, और तब ये शुरू हुआ कंटोनमेंट। और 1826 में यहाँ आने लगे, जब कैप्टन यांग को परमिशन मिली कि भाई हाँ चलो डेपो सेटअप कर दो, तो उन्होंने ये उनसे कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर से कि भाई फंड्स दो। फंड्स मिले। फंड्स मिलने के बाद कैप्टन मकलन था एक, हाँ, बहुत बहादुर आदमी था, उसने मेरठ में कच्चा बैरक्स पक्का बैरक्स बनाए। हाँ, पक्के बैरक्स बनते थे गोरे ऑफिसर्स के लिए और कच्चे बैरक्स बनते थे सिपाहियों के लिए। कच्चा बैरक्स पक्का बैरक्स वो सिंपल ब्रिटिश आर्किटेक्चर, चौखुंटे होते थे लंबे लंबे। और आप देखिएगा कि आज भी आईटीएम के पीछे, जो आज का आईटीएम है उसके पीछे जो सड़क है उस पे ये लंबे बैरक्स हैं जहाँ ईस्ट फेस करते हुए। एंड सो मेरा जो वो है ये 1827 था जब 200 साल हमारे होते, और इसमें अच्छा रहता अगर हम राज्य सरकार और इन लोगों को भी साथ लेके चलते। तो होगा जब आप हिस्टोरियन से पूछे ना कि एग्जैक्ट क्या है, हाँ, पर ये ऐसे लगता है थोड़ा जल्दी थी और प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई। मेरा ये कंप्लेंट है कि प्रॉपर एक कमेटी बनती जो इसे डिसाइड करती, और ये ना कमेटी बनी ना कुछ हुआ। ये खाली सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है जो चलती, आजकल ड्राइवरलेस गाड़ी बन रही है टेस्ला। खबर हल्द्वानी से है, जहां लाल कुआं स्थित नगीना कॉलोनी के लोगों ने हल्द्वानी बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुधवार सुबह कॉलोनी के लोग हल्द्वानी बुद्ध पार्क पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेलवे द्वारा उनके घरों को हटाने की प्रक्रिया का विरोध किया। लोगों ने नगीना कॉलोनी में सालों से रहने की बात कहते हुए उनको पक्के मकान देने की मांग की है। इस दौरान नगीना कॉलोनी में रह रहे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बुधवार को एक जगह पर इकट्ठा हो गए, जहाँ उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि न्यायालय ने रेलवे की भूमि पर करीब 4000 लोगों के अवैध कब्जा किए जाने के मामले में सुनवाई की और कब्जाधारियों की याचिका को निरस्त कर अवैध कब्जा हटाने के आदेश रेलवे को दिए हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि अभी इस टाइम हमने कदम उठाया, हम पीछे खींचने वाले नहीं हैं। वो आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। विज्ञापन हमने सबको दिया है, हमारी नहीं सुन रहे हैं और हमारी नहीं सुनेंगे। अगर हमारे कॉलोनी में कोई आ गया या तो मार जाएगा, हम मार देंगे। हमारे कॉलोनी में वाला प्रवेश ना करें, अपना झूठा नोटिस वापस लें। तो हम यही चाहते हैं, ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं। हमने बहुत दौड़ भाग कर ली, अब दौड़ भाग हम नहीं करेंगे। अब भी हमने गिराती लेके 50 साल से रह रहे हैं। आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, सब सुविधाएं हमारे पास हैं। से रहते हुए आ रहे हैं। मेरी खुद की उम्र 1994 की है वहाँ की। मेरे पास डॉक्यूमेंट भी 1994 के हैं। उससे पहले से भी कई लोग वहाँ के रहते हुए चले आ रहे हैं। 1985 में जब सेंचुरी बसी थी तब से वहाँ लोग बसे हुए हैं। जिस समय 1985 में सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल है लाल कुआं में, उसका काम चल रहा था, उस समय से वहाँ लोग बसे हुए हैं। वो जो बाउंड्री, जो सेंचुरी ने 25 एकड़ की जो बाउंड्री करी है, उसके किनारे किनारे लोग पहले से वहाँ बसे हुए हैं। अब रेलवे सरकार आती है हमारे पास, रेलवे सरकार क्या दावा करती है ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन खाली कर दीजिए। मैंने अपने नाम से खुद ITI लगाई है,
रेलवे सरकार को, आपके जल संस्थान को, बिजली विभाग को, जंगलात वालों को। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पास कोई भी जवाब नहीं आया है। मैंने अपने नाम से ITI लगाई है, मेरा नाम विशाल गुप्ता है। मैंने खुद अपने नाम से ITI लगाई है कि रेलवे की अगर ज़मीन है तो रेलवे मेरे को उसका नक्शा प्रदान करे, लिखित भूमि मेरे को प्रदान करे, उसकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है। लेकिन रेलवे के पास से मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है। मैंने जंगलात वालों से भी ये मांगा था कि जंगलात की ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है लालकुआं में, मेरे पास वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया है। कोई भी सरकार, इस समय जो प्रेजेंट सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, ये सब गरीबों को, मजदूरों को तोड़ने का काम कर रही हैं। तो भी रेलवे द्वारा, प्रशासन द्वारा नोटिस लगे गए हैं, वो 3 तारीख को लगे गए थे। 10 दिन का अल्टीमेटम था, उसमें मोहर लगी थी रेलवे काठगोदाम की, और नगीना कॉलोनी पैन से लिखा हुआ था, ना ही छपा हुआ था। और अगर जब ये रेलवे की ज़मीन है, अगर हम इनसे प्रूफ मांगते हैं तो ये प्रूफ क्यों नहीं देते हैं? हम इतनी ITI लगा चुके हैं, अभी तक एक भी प्रूफ नहीं दिया है, और बोलते हैं कि ये रेलवे की ज़मीन है। कभी जंगलात भी आ जाता है, गरीब जनता तो ऐसे ही पिसती रहती है, कभी रेलवे आके नाप जाता है, कभी जंगलात वाले अपने आके नाप जाते हैं, कभी दोनों आपस में लड़ जाते हैं कि हमारी है नहीं तुम्हारी है। अगर हम अवैध थे तो पहले बसने क्यों दिया गया, और अगर बसने भी दिया गया तो हमें पहचान पत्र, वोट, जितने भी नेता हैं, क्योंकि गरीब लोग तो चूतिया बन जाते हैं, और जितने भी नेता हैं वो लोग सबसे पहले आते हैं बंगाली कॉलोनी, नगीना कॉलोनी में, और ना ही विधायक हमारे साथ दे रहे हैं। वो कह रहे ये तो रेलवे की ज़मीन है, खाली क्यों नहीं की? हमें पता था ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमारा साथ नहीं देंगे, पर इसलिए उनके पास गए कि कल के दिन SDM चाहे DM ऐसा ना बोले तुम अपने विधायक के पास गए या नहीं गए। हमें पता है कोई भी सत्ताधारी हमारा साथ नहीं देगा, पूंजीपति कोई हमारा साथ नहीं देगा। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना का पूरा होने पर मसूरी भाजपा मंडल, मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी होटल एसोसिएशन सहित कई सामाजिक संगठनों ने मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी पहुंचने पर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग इस योजना का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इस योजना में 1 इंच भी काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और मसूरी नगर पालिका को इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जिताने जा रही है। आज जब ये योजना पूरी हो गई तो कुछ लोग श्रेय लेने की कोशिश करने लगे, और मुझे तो उनकी अकल पर तरस आता है। मुझे याद है एक बार यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे हरीश रावत जी की 200 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत कर दिए। योजना तो 144 करोड़ की है, तो बाकी लोग कहाँ खा गए ये लोग? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें कांग्रेसियों का, की सरकार का इतना भी इंच भर भी योगदान नहीं है। जितना ये जो पैसा आया है, जो एक स्पेशल फंड माननीय प्रधानमंत्री जी का होता है, उसके माध्यम से आया है, और इसका श्रेय जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। वो जितनी बार भी दिल्ली जाते थे, मैं मुख्यमंत्री जी से कहता था कि साहब इस योजना पे आप चर्चा करें, और आज ये काम पूरा हुआ है। 15 दिन के अंदर इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। और जो मुझे कांग्रेसी मुझे कोसते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि 4 टाइम पानी पियो और 4 टाइम मुझे कोसो। मैं लगातार लेकिन इस प्रकार लोगों की सेवा कर। खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने 16 वर्षीय किशोर ने गंग नहर में छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक उस पर उसके सगे भाई की हत्या का आरोप था, जिसकी जांच में पुलिस उसे लेकर घटनास्थल पर पहुंची। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 14 मई को एक युवक के लापता होने की रिपोर्ट उसके परिजनों ने की थी। जब जांच में युवक के छोटे भाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि हम दोनों भाइयों में कलियर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद मैंने अपने भाई को धक्का देकर नहर में फेंक दिया। इस बात की जाँच करने पहुंची पुलिस युवक को लेकर नहर के पास आई थी, जहाँ युवक ने पुलिस का हाथ छुड़ाकर नहर में छलांग लगा दी। घटना के बाद पुलिस में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद हम वहाँ से बिरानों के बारे में बताया कि मेवड़ पुल पे हैं। हम यहाँ पहुँचे। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ कुछ नहीं था, वो 3 पुलिस वाले थे बस। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमसे हाथ छुड़ा के वो कूद गया। अच्छा। उत्तर प्रदेश की पुलिस है। पुलिस लेकर क्यों आई थी? यहाँ क्यों ले गई थी? क्या वजह थी? ये सूचना लेने के लिए आई थी कि बॉडी कहाँ है। उसको ला के डाला गया, और भी मुलजिम है उसके साथ कस्टडी में। नहीं, हमें सूचना पुलिस ने दी है। क्या इन्वॉल्व है उसमें? अच्छा, ये छोटा भाई है उसका? छोटा भाई है, ये उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा। हमें इस बात में ना हमारी बात करा सके ना हमें पता किसी बात का। हमें तो इन्होंने इतनी बात बताई, और यहाँ आने के बाद इन्होंने कहा जब आपको जो लड़का समय कुछ नहीं बताया, मैं तो अच्छा बिना सूचना दे के आप यहाँ पे ले गए। हाँ, तो बिना सूचना के इतना समय नहीं मिल पाया कि हम 2 मिनट बात कर ले। अच्छा, जो मरते क्या आपका क्या है? आपका भतीजा है, दोनों भतीजे। आप क्या मान रहे हैं? जी, आप क्या सर, हम यहाँ बता रहे हैं।
ये लाई यहाँ पे। अब हम कैसे यकीन कर ले, हमारा दूसरा लड़का वो यहीं मार का धक्का देगा था या पीछा मार के लाया, जब वही नहीं है, वही नहीं छोड़ा इन्होंने। पांच जनों का नाम सुना मैंने। हमारे को यहाँ मारा एक हिरासत में लिया, क्या बताओ मैं। यहाँ तक लेकर आया, वो यहाँ तक आया नहीं आया, कैसे मारने से हमें सबूत दिखा था, मुझे यहाँ तक लेकर आया नहीं लेकर आया, नहीं भी लेकर आया। 5 जने थे, दोनों को एक गाड़ी में बिठा कर यहाँ लाने चाहिए थे ना, एक को उठा कर वहाँ ले गए। और यहाँ वो रस्सी बंध रही थी, ऐसे थोड़ा खुल का भाग जाएगा। मसूरी अंबेडकर चौक पर चोरों द्वारा 3 दुकानों के शटर तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें चोर द्वारा एक मीट की दुकान का शटर तोड़कर उसके अंदर रखे लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया गया। वहीं पूरी घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। घटना सुबह 4 बजे की है, जिसमें एक नकाबपोश चोर ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान के अंदर घुसा, दुकान में रखे गल्ले को लेकर चला गया। चोरी की घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चोरी की जाँच में जुट गई है। सुबह मैं 7 बजे के करीब जब दुकान में आया, तब मेरे को पता लगा कि बाहर ताले वाले टूटे हुए थे और शटर नीचे किया हुआ था। जब शटर उठा के देखा तो अंदर से बॉक्स वगैरह सब गायब था। करीब 1,70,000 का उसमें। अब क्या मानते हैं, माने किस तरीके से पूरा सिनेरियो, ये घटना सुबह की है कि? ये सुबह 4 बजे कैमरे जो दिखा रहा है फुटेज जो है वो 4:20। अच्छा। और तंबाकू माल वाले को देने पड़ते हैं, इसलिए रखा हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंच गई? पुलिस मौके पे आ गई थी सुबह। सीसीटीवी में क्या दिख रहा है आपको? सीसीटीवी में बॉक्स उठा के ले जाता हुआ दिख रहा है, वो हथौड़ी भी दिख रही है उसके हाथ में, अंदर दुकान में जाते हुए भी दिखाई दे रहा है, वो बॉक्स उठा के बाहर भी आया। तो ये हो सकता है कि पहले से रैकेट की गई होगी? हो सकता है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।